नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुणोदय क्लासेज पर। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी को लेकर के 25 क्वेश्चन के जीएस के प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और हर क्वेश्चन में जैसे आप जानते हैं 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, उनसे भी संबंधित अन्य जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो आप इन सबके लिए एक अलग रजिस्टर बना लीजिए प्रैक्टिस सेट का। ये क्वेश्चन जो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो हैं, यह सभी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा जो पिछली परीक्षाएं की गई हैं, जो आयोजित कराई गई हैं, उन सब परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लास्ट जो ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये हैं ये। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सावधानी से करिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा इनके। और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत के तिरंगे में, जो भारत का हमारा राष्ट्रीय जो है तिरंगा, उसमें आपने देखा होगा कि अशोक चक्र है, उसमें कितनी तिल्लियां हैं। तो कितनी तिल्लियां, ये पूछा गया है, ध्यान रखना इसको कि कितनी तिल्लियां हैं। ये क्वेश्चन जो है स्लाइड से थोड़ा हट गया था, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अगले क्वेश्चन आपको स्लाइड में ही मिलेंगे, तो इसका जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिएगा, समय कम है, तैयारी बहुत ज्यादा करनी है। बिल्कुल आंसर देंगे। भारत के तिरंगा में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं दोस्तों? ए है 20, बी ऑप्शन है इसका 15, सी है 24, डी है 19। आप कहोगे सर इतना छोटा जी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, क्या आंसर आएगा इसका? 24। क्या आंसर आएगा? 24। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 24। अब एक चीज और याद रखिएगा आप दोस्तों, जो हमारा अशोक चक्र है वो इस तरह से है। किस तरह से है? इस तरह से, देख रहे हैं, इस तरह से हमारा अशोक चक्र है ये, और ये तिरंगे में है। ठीक है, बीच में जो सफेद है, ऊपर केसरिया है, आपने देखा होगा, मध्य में सफेद है और अंतिम में नीचे हरा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चक्र, यही आपको दिखता है। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो चक्र है, जो हमारा तिरंगे में चक्र है, इसका रंग कैसा है? रंग तो दोस्तों कैसा रंग है आपको बोर्ड पर ही दिख रहा होगा। इसका रंग कैसा है मेरे दोस्तों? नीला है। अच्छा, पूछ सकता है दोस्तों कि दो तिल्लियों के बीच, इस चक्र में दो तिल्लियों के बीच कितने डिग्री का कोण है? तो दोस्तों दो तिल्लियों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 15 डिग्री का एंगल है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। याद रखना, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना भी लिया था। इन सब चीजों को भी आप लिखते रहिएगा। देख लिया आपने चक्र, चलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे पता है बहुत खुश हो रहे हैं, बोला सर अभी तो आपने पिछले क्लासेस में जो वीडियोस कराई हैं, जो वीडियोस दी हैं, क्लासेस दी हैं, और उसमें तो आपने बताए सभी अध्यक्ष, मैंने बताया आपको, प्रमुख व्यक्ति भी बताए। ठीक है, तो उनमें से ही एक क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए कौन थे? अंबेडकर जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन आएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्योंकि के 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उस दिन सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था दोस्तों। ठीक है, और ये कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक सबसे ज्यादा बेहतरीन जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, बहुत बेहतरीन जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जानकारी। वो है जानकारी ये है कि दोस्तों जो अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, ये सबसे ज्यादा जो सीनियर होते हैं उनको चुनते हैं। ऐसी व्यवस्था आज भी काम कर रही है। अगर आप लोकसभा देखेंगे या विधानसभा देखेंगे तो आप देखते होंगे चुनाव होने के बाद जब तक विधानसभा या लोकसभा का कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तो जो सबसे सीनियर सांसद या विधायक होते हैं उनको हम चुन लेते हैं। क्या? प्रोटेम स्पीकर। तो एक तरीके से आप यही समझ लीजिए। ठीक है, तो यह प्रणाली हमने कहां से ली है? यह आमतौर पर नहीं मिलती आपको। ठीक है, तो यह प्रणाली, अगर इस प्रणाली की बात करोगे तो दोस्तों यह प्रणाली आप लेकर के आए हो फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। याद आ रहा है आपको? पिछली वीडियो में बताई थी ABCDFGJR। याद आ रहा है कुछ? ABCDFGJR। ठीक है, तो उसमें फ्रांस, जैसे हमने गणतंत्र व्यवस्था ली है। ठीक है, तो यह प्रणाली कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। चलिएगा, अब इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान पूरी तरह से किस तिथि को लागू हुआ? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? तो कब हुआ पूरी तरह से लागू? जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा? डी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब इसके बारे में क्या जानेंगे? अब आप ध्यान रखेंगे, हमारा जो संविधान है, संविधान सभा ने बनाया है। हमारा संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया था।
ठीक है। कुछ प्रावधान इसके लागू भी कर दिए थे, जैसे नागरिकता है और अनुच्छेद 324 है, इसको लागू कर दिया था। और इसको आत्मार्पित बोलते हैं, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, आत्मार्पित बोल दीजिए या फिर अंगीकृत बोल दीजिए या स्वीकृत बोल दीजिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमने संविधान जब 1949 में स्वीकार कर लिया तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, तो उसके पीछे का जो तर्क है वह तर्क क्या है, याद रखिएगा। दिसंबर 1929 में क्या हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो जो कांग्रेस का दोस्तों लाहौर अधिवेशन था, जो कि लाहौर आज पाकिस्तान में है, उस अधिवेशन में कहा गया था, क्या कहा गया था दोस्तों, तो उस अधिवेशन में यह बात कही गई थी कि जो लाहौर में अधिवेशन होगा वहां सीधी सीधी ये बात बोली थी कि हम पूर्ण स्वराज मतलब समझते पूरी तरह से स्वराज का मतलब होता है हमारा खुद का राज। तो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प पारित हुआ था, कब हुआ था, दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को हमने मनाया था पूर्ण स्वराज दिवस। हमने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था दोस्तों, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। और इसी का महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका सही आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के, ये राष्ट्र है बेटा, किस राष्ट्र के संविधान से लिया गया है। तो ए है यूनाइटेड किंगडम जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है रूस और डी है आयरलैंड। जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। बिल्कुल, मुझे खुद ही आत्मीय अनुभूति हो रही है, मेरी आत्मा को खुद ही आवाज आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं सर जिन्होंने तैयारी करी है बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहो सही, कि सर 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 सुनो सर सुनो सर, मेरा है ए, हाँ यही सही आंसर है इसका ए, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, इसको हम दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर ब्रिटेन, क्या कह सकते हैं इसको, ब्रिटेन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने की संभावना बनाते हैं। नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, ठीक है, आपका राष्ट्र है, वहाँ पे व्यक्ति और नागरिक दोनों होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अगर अमेरिका गए हैं या अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत आया है तो वह भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत में रह रहा है कुछ समय के लिए, तो क्या है, भारत में रहने वाला एक व्यक्ति है। और जो अधिकार नागरिकों को मिलते हैं वह अधिकार व्यक्तियों को नहीं मिलते, ठीक है। तो नागरिकता ये है 1949 में ही लागू हो गया था प्रावधान, ध्यान रखना। नागरिकता में एक चीज़ और याद रखेंगे मेरे दोस्तों, इसमें क्या याद रखेंगे कि संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक, और 5 से 11 तक दिए हुए हैं अनुच्छेद। और एक चीज़ और याद रखेंगे मेरे दोस्तों, अगर नागरिकता पे कभी भी भविष्य में कोई भी विधि या कोई भी संशोधन या कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, भारत की संसद बनाएगी। एकाधिकार है इसके पास, कोई राज्य विधायिका का अधिकार नहीं है। तो एकल नागरिकता, अब हम देख लेते हैं एकल नागरिकता के बारे में आपने जान लिया। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे, संविधान सभा में नागरिकता पर एक समिति बनी थी, जहां तक संभव होगा मैं बिल्कुल रिमाइंड करा पाऊंगा आपको। नागरिकता पर एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे मेरे प्यारे दोस्तों एस वर्दाचारी। कौन थे, एस वर्दाचारी। कौन थे दोस्तों, एस वर्दाचारी, यह इसके अध्यक्ष थे। कौन थे इसके दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, नागरिकता मैंने आपको बताया है दोस्तों, जो नागरिकता होती है वो 2 तरीके की होती है, एक तो होती है एकल नागरिकता और एक होती है दोहरी नागरिकता, ठीक है। आपने नाम सुना होगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, उसका एक अलग संविधान था, तो वहां पे दोहरी नागरिकता थी। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि वहां के लोगों के पास जम्मू कश्मीर की नागरिकता तो थी ही थी, अब वो भारत का हिस्सा था तो भारत की भी नागरिकता थी। ऐसे ही अमेरिका में है, अमेरिका में भी राज्य की नागरिकता अलग होती है, राष्ट्र की अलग होती है, ठीक है। तो बिल्कुल, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है दोस्तों। तो दोहरी नागरिकता कहाँ थी, जैसे हम लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर में थी जम्मू कश्मीर में, तो अब कहाँ थी, यूएसए में है, यूएसए में तो है और यहाँ थी, ठीक है। और एकल नागरिकता कहाँ है, एक राष्ट्र एक नागरिक। क्या है इसका मतलब, एक राष्ट्र एक नागरिक, कहाँ पर है ये, भारत। और भारत में कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ये सब जानकारियाँ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल सुंदर सुंदर नोट्स, बिल्कुल ऐसे नोट्स बना लीजिए जैसे सरकारी विभागों की फाइलें, कि सालों साल गुजर जाए, फाइलों पर धूल चढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका महत्व और उनकी कीमत कभी भी कम नहीं होती, वह कभी भी प्रयोग में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ये तो मजा ही कर देगा क्वेश्चन, कुछ पढ़ लो इसको, मजा करो 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 जल्दी करो, मजा क्या है, पढ़ लूँ जरा पहले, मुझे दिख नहीं रहा है। कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता, यही तो मैं समझा रहा था दोस्तों, यही तो मैं समझा रहा था। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये विधि है, विधि। और पहली ही क्लास में बताया था मैंने संविधान का अर्थ, मैंने पहली ही वीडियो में आपको समझाया था कि संविधान और राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, और संविधान का अर्थ क्या बताया था मैंने, विधियों का समूह ही संविधान है।
विधि क्या होती है? कानून या कोई नियम होता है। तो विधि को लेकर के संविधान में जब स्रोत की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसका जो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको भी समझेंगे। विधि का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद कहता है विधि के समक्ष समानता। समानता का मतलब है, तो इसका मतलब समानता का अधिकार की बात कर रहा होगा। कौन से की बात कर रहा होगा? समानता। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। संविधान में अगर भाग 3 देखोगे तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें से पहला वाला है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, समानता का अधिकार, ठीक है। भारत में समानता स्थापित करनी है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखेंगे। अब 13 तो लग ही नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि 14 से 18 तक को समानता दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। 17, 15 या 14 विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष। तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। और अनुच्छेद 17 जो कहता है, ये कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन। और अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग मतलब जेंडर और जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा। अब ये जो विधि है ना, ध्यान रखना, विधि से आपसे पूछा जाए कि विधायी प्रक्रिया, फिर पूछा जा सकता है दोस्तों विधि का शासन। क्या पूछ सकता है? विधि का शासन। और तीसरा पूछ सकता है क्या? विधि के समक्ष समानता। यह तीनों ही प्रावधान भी कहां से लिए गए हैं? यह तीनों प्रावधान भी हमारे कहां से लिए गए हैं दोस्तों? यह लिए गए हैं ब्रिटेन से। कहां से लिए गए हैं? ये ब्रिटेन से। आगे बात समझें, चलिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव ये बहुत ही ज्यादा फेमस स्थल है दोस्तों, इसको पता होना चाहिए इनाम गांव कहाँ पर है। तो ए दिया हुआ है कर्नाटक, बी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, सी दिया हुआ है गुजरात और डी दिया हुआ है महाराष्ट्र। इसमें टैग के नीचे रह लगा लो महाराष्ट्र। तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर जोर दो, क्योंकि आपने दिमाग पर जोर देना बंद कर दिया। बिल्कुल दीमक लगती है तुम्हारे दिमाग पे, दीमक ये खा जाएगी, जैसे दीमक होती है ना लकड़ी को खा जाती है। थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, जोर, समझ रहे हो? नहीं तो दीमक की तरह खा जाएगी पूरा बुद्धि तुम्हारी है। तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगर हम इनाम गांव की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो इनाम गांव है ना, इनाम गांव, ये कहां पर है? कहां पर है ये? जल्दी से बताएंगे। इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगर सर ये भी बता दें महाराष्ट्र के कौन से जिला में, तो बिल्कुल सोने पे सुहागा, ठीक है, पुणे। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है? पुणे। और एक बात याद रखना इस इनाम गांव के बारे में, आपने पढ़ा होगा पाषाण काल के बाद कौन सी संस्कृति थी? ताम्र पाषाण कालीन, जहां तांबे प्लस पत्थर इन दोनों का प्रयोग होता था। ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति थी, इसका भारत में विस्तार था कई जगह, है ना। आपने सुना होगा कायथा संस्कृति है, जॉर्वे संस्कृति है, निवासा है। तो ये जो जॉर्वे संस्कृति वाला क्षेत्र था, जॉर्वे, मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, जॉर्वे संस्कृति, इसी का ये स्थल था। तो ताम्र पाषाण कालीन में जॉर्वे जो है, जॉर्वे इस संस्कृति का ये स्थल था, इनाम गांव। एक बात और मैं आपको अगर दोस्तों बताना चाहूंगा, जो कि आपकी बुद्धि को बिल्कुल बढ़िया बना देगी, बढ़िया, बिल्कुल आप बिल्कुल नोट्स बनाते रहिएगा इसके। जॉर्वे संस्कृति का था ताम्र पाषाण कालीन में, और ये कहां पर था इनाम गांव दोस्तों? महाराष्ट्र के पुणे में। एक बात याद रखेंगे इसकी, हाँ, अगर पूछ लिया जाए महाराष्ट्र में कौन सी नदी है, किस नदी के किनारे था दोस्त, तो महाराष्ट्र में एक नदी है भीमा। कौन सी नदी है? भीमा। और उसकी एक सहायक नदी है घोड़। घोड़ा नहीं है, घोड़े में से आ की मात्रा हटा दो, आ की मात्रा घोड़े में से हटा दो, तो क्या बचा? ये बचा दोस्तों घोड़। तो जो महाराष्ट्र में जो भीमा की सहायक नदी है घोड़, ये वहां पर था। याद रखेंगे महाराष्ट्र में जो भीमा की सहायक नदी है घोड़, वहां पर था। चलिएगा, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले प्रयोग में लाए जाते थे? किस काल में? अब देखो, पढ़ के देखो। ए ऑप्शन है पाषाण काल, सॉरी नव पाषाण काल, बी कह रहा है पूरा पाषाण काल, सी कह रहा है लघु पाषाण काल और डी कह रहा है मध्य पाषाण काल। अब ये तो मुझे भी पता लग रहा है कि सब में पाषाण आ रहा है, और सर अभी आप बताए हो कि पाषाण का अर्थ तो पत्थर होता है, तो पत्थर के तो सभी जगह दिख रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें से सबसे पहला वाला कौन सा पीरियड होगा, तो सबसे पहला वाला होगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले आएगा दोस्तों पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। आगे बात समझ में? ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और फिर क्या था, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या आएगा इसमें से, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूं, यहां पर इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूं, पाषाण काल। ठीक है, कैसे था ये, इधर ध्यान देंगे सब लोग। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में बटा था, एक था निम्न पूरा पाषाण काल, एक था मध्य पूरा पाषाण काल और एक था उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, ठीक है भाई, चलिएगा। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा। बस ये समझ लो कि अजी कान मैंने ऊपर से पकड़ लिया, अब मम्मी आई, मम्मी ने कहा ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है। पढ़ नहीं रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पापा ने ऊपर से पकड़ रखा है, मम्मी ने यहाँ से पकड़ लिया, तो अंततः क्या पकड़ा हुआ है, कान ही तो पकड़ा हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन है, प्रकृति बदल दी, कुछ और पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन का अर्थ वही है। क्या है कि इतिहास के आरंभिक काल को, अरे प्रारंभिक बोलो या आरंभिक बोलो, बात तो एक ही है। आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है, लघु पाषाण काल कहा जाता है या नव पाषाण काल कहा जाता है। तो इसका उत्तर में बिल्कुल समय ना लेते हुए, बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है, बिल्कुल क्या जवाब दे रहे हो, पूरा पाषाण काल। बहुत होशियार हो बेटा पढ़ने, मेरे दोस्तों बहुत होशियार हो पढ़ने में, ऐसे ही पढ़ते रहो, बिल्कुल आग लग जाएगी आग क्लास में, बिल्कुल टेंशन ना लो बिल्कुल। और ये बेल्डिंग वाले चश्मे जरूर ले लो, मैं हमेशा कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं जीएस की क्लास लेता हूँ आग लगने की संभावना रहती है, बिल्कुल आग लगा दूंगा, पूरे टेंशन मतलब बिल्कुल। और ये बेल्डिंग वाले दिखाऊंगा, लोहे वाली बेल्डिंग करते उसके चश्मे लगा लो, ताकि आप क्लास जब लो और आपको आनंद इतना आएगा, इतना आनंद आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इतना आनंद आ जाएगा, आग लग जाएगी आग, बिल्कुल आग लग जाए, आग 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 आग, और आंखें ना झुलस जाएं बस। ठीक है, इसीलिए वो चश्मा जल्द से जल्द ले लें, नहीं तो मुझे कमेंट में एड्रेस बता दें, मैं चश्मा भिजवा दूंगा। ठीक है, पैसा आप भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, ये अच्छा क्वेश्चन है, नव पाषाण काल युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो नव पाषाण काल के स्थल दिए हुए हैं, इनमें से बता रहा है कि जो नव पाषाण कालीन जो संस्कृति थी, ठीक है, उसकी प्रारंभिक जो जानकारी है, प्राचीनतम जानकारी कौन सा स्थल लेता है, ए चिरांद, बी है मेहरगढ़, सी है बुर्ज होम या डी है दैमाबाद। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों बी मेहरगढ़, बी मेहरगढ़। मैं हाथों हाथ अगर ये भी बता दूं आपको कौन सा कहां पर है तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहला दिया हुआ है चिरांद, तो दोस्तों चिरांद आता है हमारा बिहार में, तो चिरांद जो है स्थल किस राज्य का है, ये बिहार का है। दूसरा है मेहरगढ़, ये तो इसका उत्तर ही है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ आपको पता ही है कहां पर आता है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां पर आता है, पाकिस्तान में। चलिएगा, सी है बुर्ज होम, सी क्या है, बुर्ज होम, मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य दफनाए यही मिले हैं। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। और लास्ट वाला है दैमाबाद, दैमाबाद कुछ जगह आपको मिलेगा दाइमाबाद, तो बात एक ही है, घबरा मत जाना बिल्कुल, दाइमाबाद। और ये दाइमाबाद आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी आपको बताया था ना मैंने, इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है और दाइमाबाद भी महाराष्ट्र में ही है। चलिए, इसका तो सही आंसर क्या होगा, इसका नवपाषाण काल का जो प्राचीनतम प्रमाण है मेहरगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिल्कुल तेजी से। अंतरजी खेड़ा, तोड़ दो इसको, अंतरजी खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब कोई प्राचीन तत्व मिले हैं एक जहां से, और उनमें से यह स्थल है, ये किस राज्य में है, यह किस राज्य में है। ए दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, बी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तराखंड। जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं बताना चाहूंगा, तो इसका सही आंसर आएगा अंतरजी खेड़ा जो है आपका, जो अंतरजी खेड़ा है ना, ये कहां पर है जान रहे हो, तो अंतरजी खेड़ा है ये आपका उत्तर प्रदेश में। कहां पर है ये आपका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अब इसके बारे में क्या जान सकते हैं हम, ये कि ये जो है अंतरजी खेड़ा जो है, अंतरजी खेड़ा जो है यह उत्तर प्रदेश में आता है। कहां पर आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। कहां पर आता है, ठीक है, राज्य कौन सा होगा मेरे दोस्तों, इसका राज्य हो जाएगा, राज्य हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, बिल्कुल। अब अगर जिला पूछ ले, जिला पूछ ले तो जिला हो जाएगा इसका, जिला 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 हो जाएगा एटा। कौन सा जिला हो जाएगा, एटा। नदी पूछ ले, नदी तो एक नदी है काली नदी है, कौन सी नदी है, काली,
जो कि गंगा की सहायक नदी है, काली नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है, वहाँ पर है। और एक चीज़ और पूछ सकता है कि इसकी जो खोज है वो किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। ठीक है, कब करी थी? 1961 और 1962। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पूरा ऑपरेशन कर दिया मैंने इसके सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक का। आगे बात समझ में? चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ए खिलजी, बी गुलाम, सी लोदी है, या डी तुगलक? जल्दी से इसका जवाब देंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि मुझे पता है कि अधिकांश बच्चे इसके बारे में जानते ही होंगे। तो इसका सही आंसर आएगा बी गुलाम वंश। क्या आएगा? गुलाम वंश। क्या आंसर इसका भाई? दूसरा बी ऑप्शन इसका गुलाम वंश। एक हम देखते हैं जो सल्तनत काल है, ये सल्तनत काल के हैं वंश। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो आप कैसे याद रखोगे इन सब वंशों को? आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, आप इसको याद रखो। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? जल्दी से पढ़ो दोस्तों। गुलाब खिले तब सांस लो, गुलाब खिले तब सांस लो। जैसे मम्मी नाश्ता लाए तब आँख खोलो, नहीं तो मम्मी कोई काम बता देगी। गुलाब खिले तब सांस लो। अब यहाँ पर देखो, इस गुलाब से निकलेगा गुलाम वंश। कौन सा वंश निकलेगा? गुलाम वंश। खी से निकलेगा खिलजी वंश। खी से कौन सा वंश निकलेगा? खिलजी वंश। और तू से निकलेगा तुगलक वंश। तुगलक वंश। सांस लो, सांस। ये वाला सांस नहीं है कि बहु सांस वाला सांस, ये ब्रीथिंग सिस्टम वाला, जिसे लेकर के जिंदा हो तुम। दो सांसें हैं, एक सांस तो जीना बिल्कुल दुश्वार कर देती है, लेकिन ये वाली सांस, उनके बिना तो जी सकते हो लेकिन इनके बिना नहीं जी पाओगे भाई, समझ रहे हो? बिल्कुल ये वाली सांस नहीं है। बहू क्या कर रही हो? मम्मी जी वो देख रही हूँ कुमकुम भाग्य, चाय बनाओ जल्दी से। तो सांस से है सैयद। कौन सा है बेटा? सैयद। और लो से हो जाएगा दोस्तों लोदी वंश। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये 5 वंश हैं, मैं इनका समय भी बता दे रहा हूं आपको। इन 5 उंगली की तरह मान लो। अब सबसे बड़ी उंगली जो है, सबसे लंबी उंगली कौन सी होती है? बीच वाली। तो सबसे लंबे समय तक भी शासन इसने ही करा था, याद रखेंगे। अगर सबसे लंबे समय तक शासन पूछ लिया जाएगा तो सबसे लंबे समय तक अगर शासन किस वंश ने करा था, तो सबसे लंबे समय तक शासन जो करा था वो किसने करा था? तुगलक वंश ने। ठीक है, अब इनका अगर हम पीरियड देखेंगे, पीरियड दोस्तों, तो गुलाम वंश था 1206 से लेकर के 1290 तक। खिलजी वंश था 1290 से लेकर 1320 तक। ये था 1320 से लेकर के 1398 तक। ठीक है, तुगलक वंश। और सैयद वंश था 1398 से लेकर 1451 तक। और लोदी वंश था 1451 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ए ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी दिया है बलबन, खांसी बहुत हो रही है, सी है इल्तुतमिश, और डी है नसीरुद्दीन महमूद। जल्दी से जवाब देंगे। पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय कौन सा मुस्लिम शासक की मृत्यु हुई थी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे जानते हैं इसके बारे में। पोलो कौन सा है? पोलो खेलते समय। और कौन थे शासक दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय। ठीक है, अब मैं आपको अगर दिखा दूं पोलो खेल, है ना, आपने तो बचपन में खेला है, पॉम डिक्का, खो खो खेला है ना, ये सब खेला है। अब मैं आपको पोलो के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। देखना आप, मेरे पीछे जो इमेज है ये पोलो खेल की है। ठीक है, पोलो खेल ऐसा होता है कि जो है जैसे फुटबॉल में गोल करना होता है, इसमें भी गोल करना होता है। इसमें क्या होता है, घोड़े पर बैठ करके आपके हाथ में जो स्टिक होती है उससे आप जो गेंद है, ये प्लास्टिक की गेंद होती है, इससे सामने वाले के में जो सामने वाला जो हमारा अपोजिट पार्टी होती है उसके ऊपर गोल करना होता है। ये पोलो गेम होता है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात पोलो से संबंधित, ठीक है, बहुत कम बच्चों को पता होता है, भारत में पोलो खेल किसके थ्रू आया था, मतलब कौन लेकर के आए थे? तो याद रखना, ब्रिटिशर्स। कौन लेकर के आए थे? ब्रिटिशर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ही भारत में पोलो खेल आया था, उससे पहले भारत में पोलो को कोई नहीं जानता था। और एक क्वेश्चन यह है कि पोलो खेल का जन्म स्थान भारत में किस शहर को माना जाता है? तो पोलो खेल का जो जन्म स्थान है दोस्तों, वह माना जाता है मणिपुर को। किसको माना जाता है? मणिपुर को। याद रखना, मणिपुर को। बिल्कुल, पोलो खेल आप देख रहे हैं दोस्तों। तो अगर पूछ लिया जाए
हाँ, अगर दोस्तों पूछ लिया जाए आपसे कि जो पोलो खेल है, ये पोलो भारत में कौन लेकर के आया, तो ब्रिटिशर्स कौन लेकर के आया, ब्रिटिशर्स लेकर के आए। ठीक है, आगे बात समझे, बात समझ आ गया। अब आप कहोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहले ही मर गए थे, बात समझ रहे, लेकिन जो आधुनिक काल में भारत में जो इसका प्रवेश हुआ है वो किससे हुआ है, ब्रिटिशर्स से हुआ है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है और दूसरी बात मैं क्या बता रहा था, हाँ मणिपुर दोस्तों, दूसरा बताया था मैंने आपको मणिपुर, ये क्या है, इसका जन्म स्थान है। एक ही बार पूछा अभी तक जन्म स्थान, ठीक है, तो पूछ सकता है कभी भी कि किस राज्य को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है, मणिपुर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन, बस रोज करा करेंगे ऐसी प्रैक्टिस, सुबह 10 से 11 बजे तक आपको रोज प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाया करेंगे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। बहुत सरल क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल। तो इसकी लड़ाई हुई थी कौन सी भाई, गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो हुई थी लड़ाई, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का 1191 में। तो ठीक है, 1191 में जब तराइन का युद्ध हुआ था तो कौन जीता था उसमें, उस समय कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान। कौन जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान। फिर दोबारा 1192 में जब हुआ तो उसमें कौन जीता, गौरी। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो तराइन है ना, तराइन यह भारत में कहाँ पर है, तो आपने राज्य का नाम सुना होगा हरियाणा, हरियाणा का नाम सुना होगा, हरियाणा का एक जिला है करनाल, और करनाल में आता है आपका तराइन। तो इसका आंसर क्या आएगा, तराइन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शताब्दी में दिल्ली की कुतुब मीनार को बनाया गया था, तो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो इसका आंसर जल्दी से जवाब देंगे तो मैं आपको बताता हूं, इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 12वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 12वीं। चूंकि 1193 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक किसके द्वारा इसको बनवाया गया था, शुरुआत किसने कराई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसकी शुरुआत कराई थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद दो लोगों ने इसको और नया रूप दिया और स्तंभों की जो इसके स्तंभ थे और बढ़ाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी अगर नींव पूछ लेगा, नींव या शुरुआत किसने कराई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके बाद इल्तुतमिश, गुलाम वंश का ही शासक था इल्तुतमिश, और उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इसके स्तंभों को और बढ़ाया था। ठीक है, आप दिल्ली जाना कभी तो देखना कुतुब मीनार है वहां पर, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, सरहदी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, मगफूर अहमद आज़ादी, उधम सिंह, अशफाक उल्ला खां या खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, दो तो खां साहब हैं इसमें, एक उधम सिंह है और एक आज़ादी जी हैं। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, तो इसका सही आंसर आएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या आएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां, याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खां। आप कहोगे सर अगर इसके इनकी जगह इनका फेस दिखा दो, आप मुझे बात चेहरा दिखा दो तो सर मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी। खान अब्दुल गफ्फार खां, बिल्कुल ठीक है, ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। ये आपके सामने इमेज खोल रखी है मैंने, ये आप देख रहे हैं, ये गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। मैं इधर हो जाऊँ, कभी मैं गिर जाऊँ कभी, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। और देखिए ये गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, हाँ अब बाल ना गिनिएगा, कहीं बाल गिनने बैठ जाए, खान अब्दुल गफ्फार खां हैं के। ठीक है, तो आपको तो चेहरा दिख ही रहा होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये खड़े हैं महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, और ये महात्मा गांधी से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित। ठीक है, अब खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में अगर एक बात अगर मैं बोलूँ आपसे कि खान अब्दुल गफ्फार खां को आपने नाम सुना होगा सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी भी तो दोस्तों सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को। क्या इनके अलावा भी इनको कुछ और कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, पहला है सीमांत गांधी सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है। दूसरा है सरहदी गांधी, सरहदी गांधी। और तीसरा नाम है बेटा, तीसरा नाम क्या है इनका, बच्चा खां। तीसरा नाम है इनका दोस्तों बच्चा खां। और चौथा है इनका नाम बादशाह खां। याद रखना चारों नाम से इन्हें ही पुकारा जाता है, बादशाह खां बोल दो या बच्चा खां बोल दो, सरहदी गांधी बोल दो या सीमांत गांधी बोल दो। अब याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। चार राज्य दिए हैं,
इनमें से बतानी है तटरेखा किसकी लंबी है। चलिएगा, तो ए है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है केरल, डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? गुजरात। क्या आएगा? गुजरात आएगा, गुजरात। अगर आप देखोगे, अगर आप भारत की बात करोगे तो दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं इस समय? 28 राज्य हैं, और इन 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जो कि हमारे समुद्र तटीय राज्य हैं, जो कि समुद्र के किनारे हैं। तो 9 राज्य हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक, फिर है केरल, फिर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, और लास्ट में है वेस्ट बंगाल, जिसे हम कहते हैं पश्चिम बंगाल। तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है गुजरात की दोस्तों। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है दोस्तों? वो है गुजरात की, गुजरात की। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की जो समुद्र तटीय लंबाई है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर की हमारी तटीय रेखा है। इसमें अगर हम बात करेंगे भारत के राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में सबसे ज़्यादा किसकी है? राज्यों में गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर इनकी है। और अगर सबसे कम बात करूंगा तो सबसे कम मैं बात करूंगा तो गोवा की है, 101 किलोमीटर। आगे बात समझिए, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया सबसे कम किसकी है राज्यों में? गोवा की है, और सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब कुल भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के 7 सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इन विश्व के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? छठा, सातवां, चौथा या पांचवा? जल्दी से जवाब देंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, 7वां स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है? सातवां, 7। ठीक है, चलिएगा, अगर हम विश्व की बात करेंगे, अगर हम दोस्तों विश्व की बात करें ना यहाँ पर विश्व की, तो विश्व में आप याद रखेंगे जो 7 बड़े देश हैं, RCA, क्या बोलेंगे? RCA। मैंने आपको देखा जितनी भी चीज़ें आपको याद कराऊंगा सब ABCD से कराऊंगा, सारी की सारी चीज़ें। पूरा GS में 90% ABCD से ही कराता हूँ। आज भाई समझ में एक ही चीज़ चलता रहेगा, उसी में खो जाओ बिल्कुल। RCA, CBA, BA। तो आपने देखा A है ना, CA, फिर CBA, BA। ठीक है, अब ये है क्रम हमारा, ये क्रम है। ठीक है, RCA, CBA, फिर है BA। बहुत बार BA कर रहा है, BA में बहुत बार लगा है, फेल हुआ होगा ये। ठीक है, निगम कई बार फेल हुआ है BA में, लग रहा है मुझे, बार बार BA कर रहा है। R का मतलब हो जाएगा रूस, R का मतलब क्या हो जाएगा? रूस। C का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कनाडा, क्या हो जाएगा? कनाडा। A का मतलब क्या हो जाएगा? अमेरिका, क्या मतलब हो जाएगा इसका? अमेरिका। C का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चीन, कौन आ जाएगा? चीन। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा ब्राज़ील, कौन आ जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील। फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये लास्ट में है भारत। और भारत के बाद अगर कोई छोटा है तो भारत के बाद कौन सा है? अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना है, याद रखना इसको, अर्जेंटीना। 8वां कौन सा है? अर्जेंटीना है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो इसके लिए आपको मैप की सहायता चाहिए होगी। बिल्कुल, मैप खोल लेता हूँ भारत का। ठीक है, अगर भूटान की बात करेंगे दोस्तों तो भूटान से भारत की 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, और उन 699 किलोमीटर में 4 राज्य सीमा बनाते हैं, एक तो असम और अरुणाचल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे मैप यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो रेंज है, ये वाला, ये भूटान वाली रेंज है। ठीक है, तो इससे कौन कौन सिक्किम बना रहा है? एक तो सिक्किम बना रहा है, और ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये वेस्ट बंगाल तक जा रहा है ये पूरा, और ये असम बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखेंगे आप असम बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो अगर भूटान की बात करेंगे तो जैसे ये सिक्किम है, ठीक है ना, आप जाएंगे तो ये वेस्ट बंगाल भी बना रहा है। ठीक है, और ये असम बना रहा है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बना रहा है। तो इन चारों में अगर हम बात करेंगे भूटान के साथ, तो भूटान के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगी है? 699। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है असम, सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है असम, 267 किलोमीटर की, और सबसे कम सीमा बनाता है सिक्किम, 32 किलोमीटर की। कितनी? 32 किलोमीटर की। तो सिक्किम कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 32। आगे बात समझ में। और भूटान की राजधानी क्या है भाई? भूटान की राजधानी है थिम्फू। क्या है? राजधानी है थिम्फू। भूटान में पहले संवैधानिक तंत्र नहीं था, पहले राजा का शासन हुआ करता था। भूटान में 2008 से क्या आया? संवैधानिक तंत्र आया। कब से आया? 2008 से आया।
और एक बात और याद रखना, सार्क आपने सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सार्क, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, भूटान ही है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, भूटान ही है। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो इसका सही आंसर क्या आएगा बताओ। कह रहा ना कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं भाई, कितने राज्य, 4 राज्य बनाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं पूछा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, मेघालय, क्योंकि सिक्किम, अरुणाचल, असम और पश्चिम बंगाल ये चारों बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा तत्व ऐसा है जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में लगभग 70% क्या है, हाइड्रोजन है, और लगभग 20% हमारे यहाँ जो ब्रह्मांड में क्या है, हीलियम है। क्या है, हीलियम है। 20% क्या है, हीलियम, और 70% क्या है, हाइड्रोजन। आगे बात समझ में चलिएगा। जो अन्य है वो 10% है, छोटी छोटी चीजें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट सबसे करीबी तारा कौन सा है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, कंफ्यूज कर सकता है। पृथ्वी के सबसे निकट, ठीक है, पृथ्वी के सबसे करीबी तारा कौन सा है, ध्रुव तारा, सूर्य तारा, डॉग स्टार या सीरियस। तो जल्दी से बताइए पृथ्वी का सबसे करीबी तारा कौन सा होगा, सूर्य है। कौन सा है भाई, सूर्य, ठीक है। पृथ्वी का सबसे करीबी तारा कौन सा है, सूर्य है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है हमारी सूर्य से। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे करीबी अगर कोई तारा है तो बता दीजिए। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे करीबी तारा, तो सूर्य के बाद अगर पृथ्वी का सबसे करीबी कोई तारा है तो कौन सा है भाई, अल्फा सेंचुरी। कौन सा है दोस्तों, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। और ये ABC 3 है, याद रखना, अल्फा सेंचुरी सी, इसी को हम कहते देते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसी का दूसरा नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और इसी का एक तीसरा नाम और है मित्र सी। क्या नाम है, मित्र सी। तो सूर्य पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है, और अगर सूर्य के बाद बात करेंगे तो अल्फा सेंचुरी सी, या इसे हम कह देते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी सी, या फिर हम कह देते हैं मित्र सी, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, मेंडल को निम्नलिखित में से किसका जनक माना जाता है। ए है शरीर के क्रियाशास्त्र के जनक, बी है भूगर्भशास्त्र के जनक, सी है जेनेटिक्स या अनुवांशिकता के जनक, और डी है जीव शास्त्र या बायोलॉजी के जनक। तो जो बायोलॉजी है आप देखा होगा, जीव शास्त्र है उसके जनक। तो इसका जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा जेनेटिक्स। किसके जनक हैं ये, जेनेटिक्स के जनक हैं। जेनेटिक्स को हम क्या कहते हैं, तो जो ये मेंडले हैं, ये मेंडले किसके जनक हैं भाई, ये मेंडले अनुवांशिकता के जनक हैं। किसके जनक हैं भाई, आनुवांशिकता, है ना, आनुवांशिकता के जनक हैं, ठीक है। आनुवांशिकता तो समझते ही होंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा बहुत ही हंसी मजाक के हैं, है ना, आपका बच्चा जो उनका लड़का है, आप भी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक के हैं, तो कहते हैं बोला ये तो इनका परिवार ही ऐसा है, पूरा पापा भी ऐसे हंसी मजाक थे, ये भी ऐसे। तो कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आनुवांशिक रूप से अंदर आती हैं। आगे बस समझे, जो आनुवांशिक गुण होते हैं जो चेंज होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो सब चीज़ें जो है पापा से बेटे में, फिर बेटे से उसके बेटे में, फिर उसके बेटे से उसके बेटे में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके जनक जो ये सिस्टम है इसको कहते हैं जेनेटिक्स। तो इसके जो जनक हैं मेंडले हैं। अगर पूछा जाए आपसे शरीर क्रिया शास्त्र के जनक, अगर यही पूछ ले कि शरीर क्रिया शास्त्र के जनक बता दीजिए, तो जो शरीर क्रिया शास्त्र है इसके जनक कौन है, शरीर क्रिया शास्त्र, इसके जनक हैं दोस्तों क्लॉड बेनॉर्ड। क्लॉड बेनॉर्ड इसके जनक हैं, क्लॉड बेनॉर्ड। आपसे पूछ लिया जाए भूगर्भ शास्त्र के जनक पूछ लिया जाए तो हिकैटस या हिकैटियस। और आपसे पूछ लिया जाए कि जीव शास्त्र के जनक, तो इसके होंगे दोस्तों अरस्तु। इसके कौन होंगे, अरस्तु। कौन होंगे इसके, अरस्तु। याद रखना इसको, इसके होंगे अरस्तु। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 22वां, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन से ही इसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन परीक्षा की कठिनता को देखते हुए जो 3 ऑप्शन है अगर ये भी पता लग जाए तो और ही ज्यादा बेहतर होगा। तो ए डार्विन, बी अरस्तु, सी हेकेल या एडवर्ड जेनर। तो जल्दी से बताएंगे क्या है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, अरस्तु। अभी तो बताया मैंने दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, जीव विज्ञान के जनक कौन आएंगे, अरस्तु। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाथों हाथ यही पूछ लिया जाए कि जो डार्विन है, ये डार्विन, तो डार्विन किसके जनक थे। तो दोस्तों डार्विन जो थे ये जनक थे जैव विकास के सिद्धांत के, जैविक विकास के सिद्धांत। तो जैविक विकास के जनक कौन थे, जैविक विकास के जनक कौन थे, डार्विन थे। अगर पूछ ले, डार्विन जो थे बेटा ब्रिटिश थे मेरे दोस्तों। ये कौन कैसे वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश,
ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हेकेल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेकेल कैसे वैज्ञानिक थे, तो हेकेल जो थे वो जैव विकास के सिद्धांत को आगे लेके जाने वाले थे। इन्हीं के सिद्धांत को, डार्विन के सिद्धांत को आगे लेकर के गए थे। क्या लेके गए थे? जैव विकास के सिद्धांत है इसे ही आगे लेकर गए थे। हेकेल जो थे जर्मनी से थे। हेकेल कहाँ से थे दोस्तों? जर्मनी से थे। अब अगला है कौन सा? एडवर्ड जेनर। ये पूछा गया है 2 से 3 बार परीक्षा में। एडवर्ड जेनर किसके जनक थे? एडवर्ड जेनर जो है किसके जनक थे? ये थे दोस्तों इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी समझते हैं आप? जो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता जिससे आप जो है बीमारियों से लड़ते हैं। इम्यूनोलॉजी जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, जो आपके शरीर में बीमारी से लड़ने में आपकी सहायता करती है, प्रतिरोधक क्षमता। और इन्होंने ही, जेनर ने ही चेचक, जो चेचक होती है ना, तो चेचक जो है उसका टीके की खोज भी इन्होंने ही करी थी। अगर चेचक का टीका भी पूछ लिया जाए कभी, तो पूछ लिया जाता है कई बार कि चेचक के टीके की खोज किसने करी थी, तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। अगला क्वेश्चन है 23वां, सेबी क्या है? SEBI, सेबी क्या है? ठीक है, इसको और देखते हैं हम। सेबी क्या है? ए दिया हुआ है संवैधानिक निकाय, बी है सलाहकार निकाय, सी है सांविधिक निकाय, या डी है गैर सांविधिक। देखो दोस्तों, एक चीज याद रखना, जिनका उल्लेख पहले से ही संविधान में है उसे हम कहते हैं संवैधानिक संगठन। जिनका उल्लेख संविधान में पहले से नहीं था, संसद ने कोई कानून बना करके उन्हें संविधान में डाल दिया, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सांविधिक निकाय। और जो संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, उसे जो मंत्रिमंडलीय आदेश से बनाए सीधे उसे हम कह देते हैं क्या? गैर संवैधानिक। जैसा आपने देखा होगा नीति आयोग है ना, या योजना आयोग, ये सब कैसे हैं? गैर संवैधानिक है। तो पूछा है कि सेबी कैसा निकाय है, तो ये तो हमें पता लगेगा कि तब जबकि सेबी क्या संविधान में है या नहीं है, तभी तो पता लगेगा। तो सेबी, अब क्या सेबी के लिए क्या संसद ने कोई कानून बनाया नहीं बनाया? तो ये सब चीजें हैं। तो सेबी के बारे में पहले जान लेते हैं। तो अगर इसका आंसर अगर आप लगाओगे दोस्तों, तो इसका दोस्तों मेरे अनुसार इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? सांविधिक निकाय। अब ये अनुसार जो कहा है मैंने, इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? सेबी, SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहली चीज, इसका पहले गठन हो गया था 1988 में ही। इसका गठन कब हुआ था? 1988 में इसका गठन हो गया था। फिर 1992 में, 1992 में एक कानून बनाया, किसने? संसद ने, सेबी एक्ट 1992। तो अब बताइए, एक्ट किसने बनाया? संसद ने। तो कैसा निकाय हो गया ये? अब आ गया आंसर इसका, सांविधिक निकाय। अब इसके बारे में क्या होता है? जो स्टॉक में, जो शेयर मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में जो निवेशक होते हैं उनकी रक्षा, उनका हितों की रक्षा करता है। तो ये कह सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेशक होते हैं, स्टॉक मार्केट के जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक, उनके हितों की रक्षा करता है, हितों की रक्षा करता है। आगे बात समझे, कहीं उनके हितों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अच्छा, सेबी हो गया। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में है। एक बात और याद रखना, सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, एक तो है दिल्ली में है, और एक है कलकत्ता में, तीसरा है चेन्नई में, और चौथा है अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। कलकत्ता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और दिल्ली तो दिल्ली है ही। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 88 में गठन हुआ, कानून आया इसके लिए 1992 में। स्टॉक मार्केट में जो निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई है। फुल फॉर्म मैंने इसके देख ली। एक चीज़ और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वह यह है दोस्तों कि इसके पूछा जा सकता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जो सेबी है इसके पहले अध्यक्ष, तो अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो S.A. दुबे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? S.A. दुबे, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? पहले अध्यक्ष। और इसके अगर वर्तमान में बात करेंगे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष मत बोलो, अध्यक्ष महोदया बोल दो, क्योंकि महिला हैं इसकी। तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष महोदय जो है कौन है? वो हैं इस समय माधवीपुरी बुच। ठीक है, ये इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिएगा, इसके बाहर कभी सेबी से आगे नहीं पूछेगा, ये वनडे एग्जाम में तो हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, घुमुरा किस राज्य का लोक नृत्य है? घुमुरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ए है उड़ीसा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर, और डी है महाराष्ट्र।
तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ए उड़ीसा। क्या आएगा इसका आंसर? ए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का एक बहुत फेमस लोक नृत्य है जिसका नाम है घुमुरा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है गोबी। गोबी याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसका नाम है राउफ। क्या नाम है? राउफ। और महाराष्ट्र का जो एक प्रमुख लोक नृत्य है इसका नाम है लावड़ी। क्या नाम है? लावड़ी। ठीक है, ओके। तो उड़ीसा का है घुमुरा, आंध्र प्रदेश का है गोबी, जम्मू कश्मीर का है राउफ और महाराष्ट्र का है लावड़ी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको स्ट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? इको स्ट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी तमिलनाडु, सी है उड़ीसा और डी है बिहार। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों उड़ीसा। किस राज्य में मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है ये वाला। अगर असम में पूछ लेगा, असम में सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है भाई असम का दोस्तों? बिहू। कौन सा है? बिहू। तमिलनाडु का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? पोंगल। कौन सा है? पोंगल। ये हर साल 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये इसका एक नाम और है पोंगल का, शस्योत्सव। शस्योत्सव याद रखना, ये इसका एक नाम और है, फसल से संबंधित पर्व है ये। ठीक है, तमिलनाडु मनाया जाता है। एक अगला राज्य है बिहार। बिहार का सबसे प्रमुख अगर त्यौहार है तो आपको पता होगा छठ पूजा। अभी आप देख रहे होंगे छठ पूजा भी चल ही रहा था। ठीक है, चलिएगा, इस तरह से हमने जो है आज 25 क्वेश्चन करके देखे और आप इसी तरह से रोज जुड़िएगा। ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस का ये जो फुल लेंथ टेस्ट है इसका आज ये पहला दिन था। कल से आपको 10 बजे तक मैं ये वीडियो अपलोड करा करके प्रोवाइड करा दिया करूँगा। 10 बजे तक रोज़ आप 10 बजे तक, पक्का है कि 10 बजे तक आपकी वीडियो मिल जाएगी। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, चलिएगा। और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली जो अंगुली देख रहा हो, ये वाली अंगुली, इस अंगुली से ही काम हो जाएगा। इस अंगुली से यहीं को ले जाओ, इसे पकड़ कर लाइक करवा दो, इसे पकड़ कर शेयर करवा दो और इसे पकड़ के सब्सक्राइब करवा दो। और जो घंटा टन वो भी बजवा देना जरूरी है। चलिएगा, मैं मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।